हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग को 12वीं कक्षा का 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का सजेशन बताने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में जो है 5 नंबर का 8 क्वेश्चन आता है। अदर सब्जेक्ट के तरह 8 नंबर का 5 क्वेश्चन नहीं आता। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा आपको प्रोडक्शन से आएगा, उत्पादन से। पहला क्वेश्चन किससे आएगा? प्रोडक्शन से आएगा, उत्पादन से। तो 2023 में जो क्वेश्चन आएगा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, उत्पादन के पैमाने का प्रतिफल का नियम, ये आपको 100% आ रहा है। और बाकी बात जितना क्वेश्चन है सब 2022 में आ गया है। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में क्या संबंध है, ये 2022 में आ गया है। लेकिन आप लोग टेस्ट जो एग्जाम हुआ अभी हाल में, लगभग 80% स्कूलों में ये क्वेश्चन दिया गया है। हुआ क्या है कि पिछले साल इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस दिया है, 2 क्वेश्चंस करने को था और इस बार आपको 1 क्वेश्चंस करने को है। तो इसी कारण से क्या है, जितना भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आया है यही 4 ही आया है अभी तक इस चैप्टर से। जब भी वेस्ट बंगाल बोर्ड का 12वीं कक्षा का एग्जाम हुआ है तो प्रोडक्शन से यही 4 क्वेश्चंस में से देता है। तो पिछले साल इसमें से आपको 3 आ गया है, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद, अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात और लार्ज स्केल प्रोडक्शन में 2 है। तो इंटरनल आ गया है, आंतरिक। इस बार आप लोग एक्सटर्नल कर सकते हैं। इसका मतलब कि यदि कोई स्टूडेंट एक क्वेश्चन करना चाहता है तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, उत्पादन के पैमाने का प्रतिफल का नियम 2023 में आपको 100% आएगा। और ये क्वेश्चंस भी लगभग सभी स्कूलों के टेस्ट में आया है। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में क्या संबंध है। और इसके अलावा कोई एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, एक क्वेश्चन के साथ कोई जानना चाहता है तो उत्पादन के पैमाने का प्रतिफल का क्या नियम है उसको देख लेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको मार्केट से आएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन किससे आएगा? आपको मार्केट से आएगा। तो पिछले साल यहां से भी 2 क्वेश्चन आया था। तो अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन और दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन, किसी भी प्रीवियस ईयर में ये दोनों क्वेश्चन में से एक हर साल आता है। तो 2022 में आपको अल्पकाल वाला आ गया है, अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन आ गया है। तो इस बार 2023 में आपको दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन, दीर्घकाल का इंग्लिश होता है लॉन्ग रन और अल्पकाल का होता है शॉर्ट रन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का इंग्लिश होता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और संतुलन का इक्विलिब्रियम होता है। मैंने अभी हाल में टेस्ट एग्जाम हुआ है तो देखा है कि बहुत से स्कूलों में इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन। लेकिन बोर्ड के लिए आपको दीर्घकाल ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई स्टूडेंट एक क्वेश्चन के साथ जानना चाहता है तो वो दीर्घकाल सबसे पहले याद करे, उसके बाद अल्पकाल याद करेगा। एक क्वेश्चन आ रहे यहाँ से, शट डाउन पॉइंट, उत्पादन बंद बिंदु, इससे भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार, और एकाधिकार बाजार में क्या अंतर है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का इंग्लिश होता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और एकाधिकार बाजार का होता है मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट। ऑब्जेक्टिव में आपको इससे बहुत क्वेश्चन पूछेगा में क्या अंतर है। तीसरा जो क्वेश्चन आपको रेंट और वेजेस से आएगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया रहेगा और 1 करना रहेगा। तीसरा जो आपको रेंट एंड वेजेस से आएगा, तो रेंट से मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, लगान, रेंट का हिंदी होता है लगान, लगान का आधुनिक सिद्धांत।
और रिकार्डो के लगान का सिद्धांत। ये दो क्वेश्चन जो कर रहा है उसको 100% मिलेगा, और इसके साथ ही ये दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या तुलना है, ये भी पूछा गया प्रीवियस ईयर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जा रहा है। और अथवा में आपको मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। हर एक जगह पर आपको 2 क्वेश्चन रहेगा और एक करना रहेगा। पहला प्रोडक्शन से 2 क्वेश्चन रहेगा, फिर मार्केट से 2 क्वेश्चन रहेगा, फिर रेंट एंड वेजेस से 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 क्वेश्चन करना रहेगा। चौथा जो क्वेश्चन आएगा आपको नेशनल इनकम से आएगा। किससे आएगा? नेशनल इनकम से आएगा, राष्ट्रीय आय। चौथा जो क्वेश्चन आपको आएगा राष्ट्रीय आय से आएगा। तो पिछले साल जो 2022 में पूछा है, राष्ट्रीय आय के मापन में क्या कठिनाइयाँ या क्या समस्या आती है, और राष्ट्रीय आय के मापन की किसी एक विधि का वर्णन कर लो। 2 क्वेश्चन देता है, 1 करना रहता है। नाम नहीं दिया था कि कौन सा विधि का वर्णन करना है। तो इस बार जो इससे आएगा एकदम 100% यही क्वेश्चन आएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह। आय का क्या है? चक्रीय प्रवाह। उसके अलावा मेथड ऑफ नेशनल इनकम। ये आपको 100% ये भी क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय आय के मापन की विधि। लेकिन इस साल जो क्वेश्चन देगा, नाम देगा राष्ट्रीय आय की मापन की जितनी विधि है। अगर आप लोग पढ़ ले रहे हैं तो जरूर यहाँ से 1 क्वेश्चन इससे देगा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि से, और 1 देगा आय का चक्रीय प्रवाह। दोनों में से कोई एक करना रहेगा। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैल्यू एडेड मेथड, इसके अलावा भी आप लोग देख सकते हैं। मैं कोई ना कोई विधि एक जरूर देगा यहाँ से मेथड में से। इसके अलावा आप लोग मनी नेशनल इनकम, एंड रियल नेशनल इनकम में क्या अंतर है, क्या अंतर है। ये क्वेश्चंस का आने का बहुत ही कम चांस, अधिकतर चांस है कि 2 क्वेश्चन देगा। तो पहला आपको देगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और दूसरा कोई भी नेशनल इनकम का विधि दे देगा। अगला जो है आपको 5वां नंबर पर बैंक से आएगा। तो बैंक से जितना भी प्रीवियस ईयर्स का एग्जाम हुआ है, किसी साल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक दिया है, किसी साल फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक दिया है। तो 2022 में फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक आ गया है। तो इस बार आपको फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक एकदम 100% आ रहा है। इसका हिंदी होगा व्यापारिक बैंक या वाणिज्य बैंक। आप लोग देखे होंगे, आप लोग को टेस्ट एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, कोई ये तो 100% आ रहा है। जिस स्टूडेंट को 450 एवोव ले आना है वो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक भी पढ़ सकता है, क्योंकि बीच में एक साल एग्जाम नहीं हुआ है तो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ऐसे यही आएगा। और इसके अलावा क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, अथवा में क्योंकि हर जगह आपको 2 क्वेश्चन रहेगा और 1 करना रहेगा। क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण। केंद्रीय बैंक द्वारा क्या है? साख नियंत्रण। 6वां नंबर क्वेश्चन जो आपको आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट से आएगा। किससे आएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट से। बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या आएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस, एक्सप्लेन।
हिंदी क्या है? भुगतान संतुलन हमेशा संतुलन होता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अगला होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या अंतर है? बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या अंतर है? 3 अंतर है, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन। भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है? उसका से चालू खाता और पूंजी खाता में क्या अंतर है? पूंजी खाता का होता है करेंट अकाउंट, चालू खाता और पूंजी खाता में क्या अंतर है? उसके बाद से आपको अस्थाई विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर, अस्थाई विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर में क्या अंतर है? इसका होगा फिक्स एक्सचेंज रेट और इसका होगा फ्लेक्सिबल। ये तीनों अंतर में से एक आपको जरूर रहेगा। और एक क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस, यानी व्यापार संतुलन क्या होता है? भुगतान संतुलन हमेशा संतुलन होता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 6वां नंबर क्वेश्चन में 2 रहेगा, अधिक चांस है कि ये तीनों अंतर में से एक आपको जरूर मिल जाएगा। उसके बाद जो है 7वां नंबर पर होगा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से सवाल रहेगा। क्या रहेगा? सवाल रहेगा 7 नंबर, परमाप विचलन। परमाप क्या होगा? विचलन। 7 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन से परमाप विचलन से क्या सवाल रहेगा। ठीक है, अभी तक जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा है टाइप 1 ही पूछा है, बहुत ही आसान होता है। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो देख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन सबसे इजी चैप्टर से, प्रोवर्टी गरीबी के क्या कारण है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के क्या कारण है? इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, आय के असमानता के क्या कारण है? क्या कारण है? गरीबी के क्या कारण है? बेरोजगारी के क्या कारण है? आय की असमानता के क्या कारण है? ये तीनों कारण में से एक कारण आपको 8वां नंबर क्वेश्चन में रहेगा। बहुत ही आसान इसका आंसर है। और यहाँ पर भी 2 क्वेश्चंस देगा और उसमें से क्या है, 8वां में आपको गरीबी दूर करने के क्या उपाय है, या बेरोजगारी दूर करने के क्या उपाय है, या आय की असमानता दूर करने के क्या उपाय है, ये पूछेगा। प्रत्येक जगह पर आपको 2 क्वेश्चंस रहेगा, एक करना रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रोडक्शन से लॉ ऑफ रिटेन ऑफ स्केल, पैमाने के प्रतिफल का नियम। ठीक है, मार्केट से दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता, बाजार में संतुलन, रेंट से रिकार्डो का रेंट का सिद्धांत और मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, लगान का आधुनिक सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत और इनके बीच में क्या तुलना है? नेशनल इनकम से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बैंक से फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, बैलेंस ऑफ पेमेंट से, वो तीनों अंतर कर लीजिए। 7वां नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन से सवाल आप कर लीजिए। 8वां नंबर गरीबी, बेरोजगारी, आय की असमानता के क्या कारण है, इससे देख लीजिए। एक और चैप्टर पिछले साल सिर्फ आया था, मांग की कीमत की लोच। यदि कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो इस चैप्टर को भी कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ पिछले साल ही आया है। इसके अलावा किसी भी प्रीवियस ईयर्स में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।